ए वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हम कौन हैं, किस तकनीक से बने हैं, हमें किसने और क्यों बनाया, पृथ्वी पर हमारा काम क्या है, जैसे कठिन प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। इसका सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ यह है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव प्रजातियों को प्रकृति की व्यवस्थित शक्ति यानी सिस्टमैटिक एनर्जी ऑफ नेचर या सिस्टम ने ऊर्जा बंधों की तकनीक द्वारा संतुलित ऊर्जा परिवर्तन के लिए बनाया है। सिस्टम को हमसे सिर्फ ऊर्जा परिवर्तन चाहिए, और वह भी संतुलन के साथ, ताकि सिस्टम अनंत तक चलता रहे और ऊर्जा परिवर्तन मिलता रहे। जरा ध्यान से समझो इस पूरे सिस्टम को। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारा हर एक काम कैसे होता है। केवल ऊर्जा परिवर्तन करके हमारा सारा काम होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में 7 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, जिनमें 3 नकारात्मक, 3 सकारात्मक और एक बैलेंस ऊर्जा होती है। इन्हीं का परिवर्तन करके हम अपना काम करते हैं, और इसी से सृष्टि के लिए आवश्यक ऊर्जा परिवर्तन भी हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो, तेल हो, गैस हो या हमारा भोजन ही क्यों ना हो, अंत में सभी के द्वारा एक मैकेनिज्म, एक फोर्स जनरेट करने में इनकी खपत हो जाती है। हमारा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी यही कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः ब्रह्मांड में समस्त ऊर्जाओं का योग सदैव नियत रहता है। यह बहुत गहरा विषय है, क्योंकि कोई एक नहीं बल्कि तीन तीन विज्ञान मिलकर हमारी दुनिया को बनाते भी हैं, चलाते भी हैं और इसे समाप्त करने की क्षमता भी रखते हैं। पहला है ऊर्जा विज्ञान, जो निर्माता ऊर्जा को संचालित करता है। दूसरा है अभौतिक विज्ञान, जो अभौतिक संरचना को संचालित करता है। और तीसरा है भौतिक विज्ञान, जो भौतिक संरचना को संचालित करता है। इसके 2 स्तर यह हो गए। मुख्य सिद्धांत को 7 स्तर पर समझ लेते हैं, ताकि किसी भी स्थिति में संपूर्ण ब्रह्मांड के अभौतिक स्वरूप को समझा जा सके या इमेजिन किया जा सके, क्योंकि अब हम सिस्टम की परतें खोलने जा रहे हैं। ऊर्जा विज्ञान को धार्मिक भाषा में परमात्मा, अभौतिक विज्ञान को धार्मिक भाषा में आत्मा और भौतिक शरीर या भौतिक संरचना को जीवात्मा कहा गया है। ज्ञान के स्तर पर ऊर्जा विज्ञान महाज्ञान का स्तर है, अभौतिक विज्ञान सिस्टमैटिक ज्ञान का स्तर है और भौतिक विज्ञान विज्ञान का स्तर है। मानव विज्ञान के स्तर पर यदि हम देखें तो फील्ड क्रिएटर विद 112 फ्रीक्वेंसी, ये क्या चीज़ है, इसका वर्णन आपको विषय के अंदर मिलेगा। अभौतिक विज्ञान के स्तर पर ±7 फील्ड सिस्टम और भौतिक विज्ञान के स्तर पर ±7 फील्ड बॉडी। अगर हम इसे गणितीय मान के आधार पर देखें तो ऊर्जा विज्ञान 9, अभौतिक विज्ञान 7 और भौतिक विज्ञान 3 होगा। आपने कुछ महान वैज्ञानिकों द्वारा 9, 6 और 3 के रिलेशंस के बारे में सुना होगा। यह वही है, इसमें केवल एक बैलेंस फील्ड को भी साथ रखा गया है, ताकि सिस्टम को समझाने में आसानी हो सके। इसे हम थोड़ा आसान करके मानव की वैज्ञानिक समझ के आधार पर देखें तो एटम, इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स और स्ट्रिंग्स भौतिक विज्ञान का क्षेत्र है। यहाँ तक मशीनों की सहायता से या भौतिक आंखों के देखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। एनर्जी बॉन्ड, 7 फील्ड सिस्टम, सिंगल फील्ड सिस्टम, यह अभौतिक विज्ञान का क्षेत्र है। यहाँ अवचेतन मन की अभौतिक आंखों के देखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। क्रिएटर एनर्जी, डार्क मैटर फील्ड्स और डार्क एनर्जी, ये ऊर्जा विज्ञान का क्षेत्र है। यहाँ केवल एक ऊर्जा मशीन के द्वारा ही ऊर्जा विज्ञान को रीड किया जा सकता है। ऊर्जा मशीन क्या है, यह विषय के आगे आपको मिलेगा। हमारे महान पूर्वज सदियों से कहते आए हैं कि प्रकृति त्रिगुणाकार है। यह त्रिस्तरीय संरचना से बनी है। यदि पुरुया की थ्योरी इससे रिलेट कर रही है तो यह एक बड़ा सबूत है कि वे बिल्कुल सही थे। तो यह इंफॉर्मेशन बहुत कीमती है जो हमें मिलना शुरू हो गई है। हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि हमारे पूर्वजों को यह सब कैसे पता चला। यहाँ धरती पर बैठकर चांद और सूरज के अलावा सब सितारे नजर आते हैं, तो फिर कैसे उन्होंने बिना उपकरणों के पूरे सौरमंडल का न केवल पता लगाया, बल्कि ग्रहों से ग्रहों की
सटीक दूरी का विश्लेषण भी किया। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि अभौतिक विज्ञान के द्वारा ऐसा करना बहुत आसान है। धरती पर बैठकर न केवल हमारे सौरमंडल बल्कि पूरी आकाशगंगा में भ्रमण करना संभव है। बस आपको ऐसे करने का सही तरीका आना चाहिए। यह विषय एनसीएस प्रकृति जीव प्रशिक्षण के माध्यम से हमें ऐसी तकनीकें सिखा सकता है जिनका प्रयोग एक ऊर्जावान वातावरण में करना संभव हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह है कि यूनिवर्सल ट्रुथ के आधार पर हम या किसी भी ग्रह की कोई भी जीव प्रजाति किसी स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अपने सौरमंडल को पार करके किसी दूसरे सौरमंडल में एंटर नहीं कर सकती। कोई भी भौतिक उपकरण फील्ड 9 के पार आसानी से नहीं जा सकता, और यदि मान लें किसी प्रकार चला भी गया तो लौटकर कभी वापस नहीं आ सकता, क्योंकि यह सौर व्यवस्थित शक्ति का अंतिम क्षेत्र है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हीलियोमंडल हीलियोस्फीयर भी कहा जाता है। जैसे हमारी पृथ्वी ओजोन लेयर से घिरी हुई है, वैसे ही हमारा सौरमंडल हीलियोमंडल से घिरा हुआ है। और इसके कुछ और कारण शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहली समस्या हमारे सौरमंडल की विशालता है। हमारे सौरमंडल का लास्ट ऑब्जेक्ट प्लूटो है, जिसकी केंद्र से दूरी 5 बिलियन किलोमीटर से अधिक है, जबकि हमारी हीलियोमंडल 5 अरब 60 करोड़ किलोमीटर दूर है। और लगभग 7 अरब किलोमीटर के बाद इंटरस्टेलर स्पेस शुरू हो जाता है। और यदि इंटरस्टेलर स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट एंटर करता है तो उस ऑब्जेक्ट को छोड़कर सौरमंडल आगे मूव कर जाता है, क्योंकि हमारा सौरमंडल बहुत तेज गति से आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। तो अब आप यहाँ फंस जाएंगे। इसका फायदा यह है कि हम पर कभी कोई एलियन अटैक हो ही नहीं सकता। हमारे सिस्टम ने हमें और सभी प्रग्रहियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह सिक्योरिटी लॉक बनाया है। हमें और हमारे वैज्ञानिकों को थोड़ा सा मलाल जरूर होगा कि हम कभी अपने सौरमंडल को पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह हमारे लिए बुरा नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में बैठकर सौरमंडल के बाहर जाने की हैसियत हमारी है भी नहीं। हम केवल अभी चांद पर पहुंचे हैं, जो हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है और पृथ्वी के फील्ड 3 में मौजूद है। यानी हमारे एस्ट्रोनॉट अभी पृथ्वी के 7 फील्ड पार करने का अनुभव भी नहीं कर पाए। अभी हम अपने सौरमंडल के पहले ग्रह मंगल पर भी नहीं पहुंच पाए। पता नहीं अभी इसमें और कितना समय लग जाए। हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत के कारण भविष्य में हमारे पास ऐसी क्षमता जरूर विकसित होंगी कि हम अपने पूरे सौरमंडल में जा सकेंगे, लेकिन कई प्रकाश वर्ष का सफर यह जीवन के साथ बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाली बात होगी, यह हम सभी जानते हैं। अभौतिक विज्ञान में आप रिस्क फ्री तरीके से इनफाइनाइट स्पीड यानी मन की गति से केवल कुछ ही पलों में दूसरी दुनिया का सफर कर सकते हैं, और वह भी बिना खर्चा किए और बिना किसी को डिस्टर्ब किए। अभी मैं केवल अपने साथ हुए वास्तविक अनुभव का एक उदाहरण देता हूँ। यह उस समय की बात है जब मैं इस विषय को प्रमाणित करने के लिए कुछ प्रयोग कर रहा था। मैं इसमें कई बार असफल हो चुका था, परंतु एक दिन मैं अपने बेड पर बैठा हुआ था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, टेम्परेचर एकदम अनुकूल था। काफी देर तक मैं अपने अंदर की गहराइयों को अनुभव करता रहा। तभी मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर मैं खुद हैरान रह गया। मैंने खुद को सामने से देखा, बिल्कुल स्पष्ट, एकदम क्लियर पिक्चर, जैसे मैंने खुद को कभी शीशे में भी नहीं देखा, क्योंकि शीशा भी केवल एक आयाम दिखाता है। लेकिन यह बिल्कुल ऐसे था जैसे आप किसी दूसरे इंसान को देख रहे हों। और केवल इतना ही नहीं, मैं अपने अभौतिक शरीर के साथ मेन गेट के बाहर तक चला गया। मेरे घर के बाहर एक खाली प्लॉट में मैंने कुछ फूल के पौधे और सब्जियां उगा रखी थी। मैंने देखा उसमें एक काली सफेद पूंछ वाली गाय घुसी हुई है, जो छोटे छोटे पौधों को खा रही है। और इंस्टेंट सब डिस्कनेक्ट हो गया। अचानक मैं उस पोजीशन से स्वयं ही नॉर्मल पोजीशन में आ गया। मैंने खुद को अपने बेड पर बैठे हुए पाया। मुझे लगा कि शायद कोई इमेजिनेशन है, यह मेरा वहम होगा। लेकिन जब मैं बाहर गया तब मैंने देखा वही काली सफेद पूंछ वाली गाय थी और उसी जगह पर थी।
इस घटना से मुझे अत्यधिक डर और रोमांच का अनुभव हुआ। डर इसलिए लगा कि क्या होता अगर मैं वापस अपने भौतिक शरीर में नहीं लौट पाता, और रोमांच इसलिए क्योंकि इस प्रयोग से मुझे यह स्पष्ट अनुभव हो गया कि हमारे शरीर का हार्डवेयर और हमारा सॉफ्टवेयर दोनों अलग-अलग अस्तित्व हैं, और ऐसा नहीं कि केवल कोई एक विशेष व्यक्ति, बल्कि कोई भी व्यक्ति अनुकूल परिस्थितियों एवं ऊर्जावान वातावरण में कुछ प्रयासों के बाद इस प्रयोग को स्वयं अनुभव कर सकता है। यह शक्ति प्राकृतिक सिस्टम ने हम सभी को दी है, इसलिए हमारे इतिहास में भी लाखों पूर्वजों द्वारा ऐसे प्रयोग करने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मेरा यकीन मानिए, इस विषय में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अब आगे है ह्यूमन अपडेट 3.0।